वेलकम टू आवर एकेडमी। हाँ, बताएं आप लोग कैसे हैं। होप सो अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग नया टॉपिक, नई यूनिट, नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हमारा जो होता है यूनिट एंड फंक्शन में आता है। यूनिट जो है इसका सेट एंड फंक्शंस में आता है। देखेंगे सेट थ्योरी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। ये जो हम लोगों का फ्री कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th के लिए जो फ्री कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथ चल रहा है वो इसका लेक्चर नंबर 1 है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। चलिए सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं क्या कुछ पढ़ना है आपको। सबसे पहले देखते हैं कि एजेंडा क्या है आज का, क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नंबर का क्लासिफिकेशन। होप सो नंबर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, चीज़ें जानते होंगे। फिर भी थोड़ी सी हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे जिससे चीज़ें समझने में हम लोगों को और काफ़ी आसानी रहे। तो थोड़ा सा रिव्यू करेंगे पीछे के कॉन्सेप्ट का, देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। क्योंकि सेट थ्योरी को शुरू करने से पहले, सेट भरने से पहले हम लोग नंबर्स को अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि सेट टोटली जो बेस्ड है वो नंबर पर ही बेस्ड है। इसलिए हम लोग नंबर्स को थोड़ा सा जान लें, उसके बारे में अवेयर हो जाएं, उससे थोड़ा परिचित हो जाएं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देन हम लोग देखेंगे कि सेट क्या होता है, किस तरह से कंडीशन है, क्या कुछ डिफिनेशन है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। और जो सोल्यूशन है वो ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, तो प्लीज़ उसको आप लोग ज्वाइन करें। फेसबुक ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन करें। फेसबुक ग्रुप पर चीज़ें, पीडीएफ की लिंक, वीडियो की लिंक, पीडीएफ वगैरह ये सब चीज़ें फेसबुक पर जो अपडेट है सारे फेसबुक ग्रुप पर मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप पर जो डाउट ग्रुप है, एक जो है ग्रुप उस पर चीज़ें पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगी। एक जो ग्रुप है डाउट ग्रुप, उसमें चीज़ें आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर चाहते हैं कोई क्वेश्चन का सलूशन हम करें तो वो चीज़ें आप लोग भेज सकते हैं, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें आज हम लोगों को पढ़ ली है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू ले लें, थोड़ा सा इसको हम लोग रिकॉल कर लें। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हम लोगों ने 2 सिस्टम में बांट लिया है। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक है बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑल्दो इसके अलावा भी नंबर सिस्टम है, जैसे हो गया ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब जो नंबर सिस्टम है, ये सब नंबर सिस्टम हम लोगों को नहीं पढ़ना। अगर हमें बाइनरी भी नहीं पढ़नी, फिर भी चीज़ें थोड़ी बाइनरी से रिलेटेड आप लोग कंप्यूटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें यूज होंगी। देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम से आप लोग अवेयर हैं, वो नंबर सिस्टम जिसमें हम 0 से लेके 9 तक के डिजिट का यूज करते हैं। 1 2 3 इस तरह से 9 तक के डिजिट का यूज करते हैं। टोटल 10 डिजिट का यूज करके जो हम सिस्टम पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें 2 डिजिट होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। 0 और 1 का यूज करके जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और जिसमें 0 से लेकर 9 तक का नंबर यूज करके हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर लिए हैं रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में।
देखें रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हम लोगों को रियल नंबर भी पढ़ना है और आप लोग इमेजिनरी नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आप लोग तो देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कॉम्बिनेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि रियल नंबर का इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर, क्यों इमेजिनरी नंबर रियल नंबर मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ही कहा गया और क्यों नहीं कोई नाम नहीं सजेस्ट किया गया, और मतलब चीज़ें जो इसकी जो बेसिक जो हिस्ट्री है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है इमेजिनरी नंबर, क्यों आई इक्वल टू माइनस √1 आया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से बनाई गई, ऐसा क्या आना पड़ा कि हम लोग इसको डेवलप किए। तो देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग चालू करेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। सो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है रियल नंबर एंड देन इमेजिनरी नंबर। दो टाइप के नंबर हैं, देखते हैं रियल नंबर को हम लोग किस तरह से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो रियल नंबर को फर्दर हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं, एक है इरेशनल नंबर और एक है रेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल नंबर से आप लोग परिचित होंगे, देखते हैं क्या होते हैं इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर बात करते हैं अभी। और रेशनल नंबर को फर्दर हम इंटीजर में डिवाइड कर दिए हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं, कितने टाइप के इंटीजर होते हैं, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब इंटीजर जो होते हैं अभी बात करते हैं। तीन इंटीजर को हम लोगों ने दो भागों में फर्दर डिवाइड कर दिया, एक होल नंबर और एक नेचुरल नंबर। सो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ होता है, थोड़ा सा जल्दी सा रिव्यू ले लें, चीज़ें हम लोग थोड़ी देख लें। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और इन नेचुरल नंबर के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग नोटेशन यूज करते हैं वो क्या होता है, एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर को हम अगर कंबाइन करें किसी ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में लिखें, तो उस ग्रुप का नाम, उस सेट का नाम जो होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर एन पर एन पर प्लस साइन आ गया, अगर एन पर प्लस साइन है, दिस मीन्स ये बताता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। सो ये होता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अगर निगेटिव आ गए तो वही चीज़ से निगेटिव नेचुरल नंबर। देखते हैं होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं कि अगर हम जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें, अगर काउंटिंग जो है जीरो से भी स्टार्ट करें, तो वो क्या होती हैं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। लाइक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, होल नंबर होते हैं। और इन्हीं को अगर हम एक कलेक्शन में, एक ग्रुप में लिख लें तो उसको क्या कहेंगे, 1 2 3, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नोटेशन आप लोग याद कर लें या एक बार देख लें, क्योंकि ये चीज़ें सेट में यूज होने वाली हैं। सो एक चीज़ और यहाँ से हम लोग याद करेंगे कि नेचुरल नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। एंड जो ग्रेटेस्ट है उसके बारे में हम, ग्रेटेस्ट नंबर है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, और जस्ट एक इमेजिनेशन होता है। इसी तरह इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 0 है। और इसका ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं, वो इन्फिनिटी है, वो पता नहीं है। इन्फिनिटी क्या है, इमेजिनेशन है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर है क्या है, इन्फिनिटी जो है एक इमेजिनेशन है। सो देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। अब अगर होल नंबर में हम निगेटिव नेचुरल नंबर को कंबाइन कर लेते हैं तो वो जो कलेक्शन बनता है वो क्या बनता है, इंटीजर बनता है। लाइक हम लोग क्या कहें, अभी होल नंबर
देखें 0 1 2 3 ये सब क्या है, होल नंबर है। इन्हीं नंबरों में अगर हम लोग निगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर लें, लाइक -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, इस तरह चीज़ें इंक्लूड कर लें और इनका जो कलेक्शन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, जेड का यूज करेंगे। जेड का यूज करके हम सेट ऑफ इंटीजर कहेंगे। तो इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर एलॉन्ग विथ निगेटिव नेचुरल नंबर को हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। सो टाइप्स ऑफ इंटीजर देख लेते हैं, कितने टाइप के इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो इंटीजर, 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, अगर हम इंटीजर से जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको निकाल लें, उन सारे नंबर को निकाल के कलेक्ट करें तो वो जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। जेड प्लस से डिनोट करते हैं उसको। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से चीज़ें आएंगी। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर में चीज़ें क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर को हम लोग जेड बार से डिनोट करेंगे। इंटीजर में जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनको निकाल के कलेक्ट करें तो जो वो कलेक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर। -2 -3 इस तरह से। जीरो इंटीजर में एक ही एलिमेंट आता है जो होता है 0। सिंगलटन एक एलिमेंट आता है उसको कहते हैं 0। एक क्या है, जीरो इंटीजर होता है। तो ये तो इंटीजर हो गए। इंटीजर की जो बातें हैं, देखें इंटीजर जो होता है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको नहीं पता, ना तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होता है उसको हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो होगा प्लस इनफाइनाइट, एंड जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, आप लोग बताएं। ये हो गया हम लोगों का इंटीजर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इस पे हम लोग समझ लेते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और कंडीशन क्या हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो सच डेट क्यू नॉट इक्वल टू 0, और एक कंडीशन है ये कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। दिस मीन्स ये कह सकते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभी आगे आप लोग में भी जानते होंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। पी और क्यू इंटीजर है तो वो जीरो इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अभी ये जो सिंबल है आगे समझ में आएगा, इसको हम कहते हैं बिलोंग टू एलिमेंट, कि मतलब जेड जो है, ये पी और क्यू है वो जेड यानी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो पी और क्यू इंटीजर हो तो 0 भी हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई रेशियो है तो उसमें जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 तो नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसको 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने और एक्स्ट्रा कंडीशन बनाई क्यू नॉट इक्वल टू 0। मैथमेटिकली इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरह लिखते हैं पी बाई क्यू सच डेट पी और क्यू क्या होंगे, जेड के एलिमेंट होंगे, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से चीज़ें लिखते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर का जो ये नंबर है, रेशनल नंबर, इसका जो
कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो रेशनल का मतलब होता है रेशियो ऑफ इंटीजर। मतलब ये कि हम क्या करते हैं कि रेशनल नंबर में कि इंटीजर को रेशियो में लिख देते हैं। देखें ये पी और क्यू इंटीजर, इनको हम रेशियो में लिख दिए पी कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ, तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो क्यू हमारा इस तरह से डिनोट करेंगे क्यू को, लाइक अगर एग्जाम्पल देखें तो 2/3 ले लें, कोई भी नंबर ले लें, 6 ले लें, 6 भी एक इंटीजर, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, 5 ले लें, -2/3 ले लें। इस तरह से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है। तो होप सो रेशनल नंबर समझ में आई होंगी। इरेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। पेन चेंज करते हैं, वेट अ मिनट। चला गया भाई। हाँ, देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम रेशियो के फॉर्म में ना लिख पाए। मतलब वो इंटीजर, वो नंबर जिसको हम रेशियो के इंटीजर के फॉर्म में ना लिख पाए, मीन्स वो कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में अगर किसी इंटीजर को नहीं लिख पाते हैं तो उस केस में वो इंटीजर क्या कहलाते हैं, इरेशनल इंटीजर कहलाते हैं। इरेशनल इंटीजर को हम लोग डिनोट करने के लिए क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसका यूज करते हैं। और क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या होते हैं, वो एलिमेंट आएंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जाए। लाइक जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है। √3 हो गया। इस तरह से जो नंबर है इरेशनल नंबर है। होप सो इरेशनल नंबर से आप लोग अवेयर होंगे। थोड़ी सी हम लोग चीज़ें बस रिकॉल कर रहे हैं। तो ये था इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। बताएं इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, होप सो आई होंगी। चलिए देखते हैं आगे। सम स्पेशल टाइप का नंबर हम लोग देख लें। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल ले लें, अगर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। इसका जो जानने वाली बात है ये आप लोगों के लिए, ये जनरल फॉर्म जो है ये आप लोग देख लें कि ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2k+1, जहाँ k क्या होता है, z का एक एलिमेंट होता है। यानी कोई भी ऑड नंबर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2k+1, और k क्या होगा, एक इंटीजर का एलिमेंट होगा। यानी k की कोई भी इंटीजर से वैल्यू रखें तो वो ऑड नंबर को जनरेट कर देगा। तो जब भी ऑड नंबर की जनरल फॉर्म की बात आएगी तो हम लोग इन सब चीज़ों को, इस चीज़ों का यूज करेंगे। देखेंगे कि सेट में इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा, इन जनरल फॉर्म का यूज बहुत ज़्यादा होगा। आल्दो बहुत सारे नंबर हैं, जब हम लोग AP GP सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे नंबर्स के फॉर्म जो बन सकते हैं। लाइक 1 प्लस सम ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, जो सीरीज होती है उसके बहुत सारे जनरल फॉर्म बन सकते हैं। तो उन सब जनरल फॉर्म को देखेंगे। आल्दो आप लोगों को जो सेट में बेसिक सी फॉर्म जाननी है, ये यही सब जानने हैं कि ऑड नंबर का जनरल फॉर्म ये होता है। इवन नंबर क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं कि जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। लाइक एग्जांपल ले लें, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। देखें 0 2 से पूरी तरह से डिवाइड है, इसलिए 0 एक इवन नंबर है। 6 हो गया। इस तरह जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, इवन नंबर। इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, 2 × k। यानी जो नंबर 2 के मल्टीपल में होगा वो इवन नंबर होगा, जनरल सी बात है। और k हमारा क्या होगा, z का एलिमेंट होगा। z कुछ भी रखें, -4 -3, हमेशा ये इवन नंबर को ही जनरेट करेगा।
प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, आप जानते हैं, जिसके पास एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं, तो वो नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। लाइक और इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ वाला ये जो डिफिनीशन है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुझे अधूरी लगती हैं, क्योंकि ये वन पर फॉलो नहीं करता, वन पर होल्ड नहीं करता। चलिए देखते हैं, नंबर विच हैज एक्चुअली टू फैक्टर, तो उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अगर वन देखें तो वन के पास एक ही फैक्टर है, एग्जैक्टली कितना है? एक ही फैक्टर है। वन का फैक्टर एक ही बन पाएगा और कोई तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए वन हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, टू की बात करें, टू के पास एग्जैक्टली दो ही फैक्टर हैं, देखें, एक वन है, एक क्या है? टू है, तो टू हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर बन जाएगा। सिमिलरली थ्री के पास भी दो ही फैक्टर हैं, एक है और एक थ्री है, तो थ्री भी हमारा क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर बन जाएगा। अच्छा, फोर की बात करें तो फोर के पास थ्री फैक्टर है, आप देखें फोर के पास कितने फैक्टर? वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, तो थ्री फैक्टर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं बनेगा। फाइव के पास अगेन, फाइव के पास क्या है? दो ही फैक्टर है, वन है और फाइव है, एग्जैक्टली दो ही फैक्टर है। सेवन के पास भी सेम, इसी तरह से ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर में अब देखें, ये जो नंबर है टू, ये एक इवन नंबर है, तो इसी टू से प्राइम नंबर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक इवन प्राइम और एक ऑड प्राइम। इवन प्राइम में एक ही एलिमेंट आता है, दो ही क्या है? एक इवन प्राइम है, बाकी दो को छोड़कर बाकी जितने बच जाते हैं वो क्या है? इवन प्राइम है, ऑड प्राइम है, सॉरी, दो को छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं वो सारे ऑड प्राइम है। अगर आप देखें, दो को प्राइम नंबर से निकाल दें तो बाकी जितने भी ऑड प्राइम हैं, वो सब सारे कैसे नंबर बन जाएंगे? ऑड नंबर बन जाएंगे। लेकिन जितने भी ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर बनेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं। लाइक अगर एग्जांपल 9 ले लें तो 9 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो जितने भी ऑड प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर तो बन जाएंगे, लेकिन जितने भी ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वो नहीं है कि बनेगा ही। सो आगे देखते हैं हम लोग क्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं मीन्स, लाइक अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल अगर लें, देख अगर वन हम चेक करें तो वन के पास एक ही फैक्टर था, तो वन तो कंपोजिट नंबर नहीं बन पाएगा। टू के पास दो फैक्टर था इसलिए प्राइम हो गया, थ्री के पास भी दो ही फैक्टर था इसलिए प्राइम हो गया। फोर की बात करें तो फोर हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। फाइव तो प्राइम नंबर हो गया। सिक्स हमारा कंपोजिट नंबर है, दो से ज़्यादा फैक्टर, वन है, टू है, थ्री है। सिक्स के कितने फैक्टर होंगे? वन फैक्टर होगा, दो होगा, थ्री होगा और सिक्स होगा, चार फैक्टर होंगे, तो दो से ज़्यादा है, तो हमारा कंपोजिट नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और याद करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो टू है और सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो सिक्स है। देन 8 आ गया, देन 9 आ गया। एक चीज़ और यहाँ से हम लोग देखेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है वो है 9 हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को छोटी छोटी याद रखनी है, जो सेट के डिफिनेशन में, सेट के क्वेश्चन में जनरली यूज होंगे, तो इसी चीज़ें ये सब लोगों को जाननी है। देन क्या हो गया? 10 हो गया। इस तरह से जो चीज़ें आएंगी वो कंपोजिट नंबर होंगे। यहाँ से एक बात हम और नोट करेंगे, पेन चेंज करके बताते हैं आप लोगों को। देखिए, नोट करके आप लोग लिख लें कि वन क्या है? नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। वन क्या है? ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है, तो वन को हम याद करेंगे, ये ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आए होंगे। सो कंपोजिट नंबर का एक और डिफिनेशन है। सो अगर आप लोग चाहें तो ये चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करके उसको देख लेते हैं। अगर ये चीज़ें आप नोट कर ली हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें, हम रब करने जा रहे हैं इसको।
सो देखें एक और डिफिनीशन है इसको, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर 1 और इटसेल्फ को छोड़ के बाकी और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है उसको भी हम प्राइम कंपोजिट नंबर ही कहेंगे। तो चीज़ें सेम ही हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होती हैं, अभी बात की है को प्राइम। अगर किसी पेयर के, अगर कोई नंबर है उसका हम पेयर बनाए, लाइक ए और बी हमारे पास 2 नंबर हैं और इन पेयर को हम को प्राइम कहेंगे अगर इनका एचसीएफ क्या आ जाए, एचसीएफ ए बी का क्या आ जाए 1 आ जाए, मतलब इनमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स एक जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो क्या हो, एक ही हो। तो उस केस में हम ए और बी को क्या कहेंगे कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। अगर एचसीएफ इनका 2 आ जा रहा है तो इस केस में हम कहेंगे ए और बी क्या हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं जैसे 12 ले लिए और 17 ले लिए, 12 और 17 लेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 70 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 12 और 70 आपस में क्या है, को प्राइम है। इसको रिलेटिव प्राइम भी कहेंगे, रिलेटिव प्राइम भी कहेंगे। अच्छा, इसमें चीज़ें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखें 12 और 70 अगर ये दोनों को प्राइम है तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। आप देखें कि 12 है, एक कंपोजिट नंबर है, तो ये ज़रूरी नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्राइम है तो दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए। इनका ये CF 1 आना चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। सो ये बेसिक से जो बातें थी आप लोग समझे होंगे। और चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ पढ़ना है। सो हम लोग अब शुरू करते हैं, आते हैं अपने जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वो है सेट। अब सेट को हम लोग देखते हैं कि सेट क्या होता है। सेट तो देखें मैथमेटिक्स में अगर हम किसी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, किसी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उनको इकट्ठा करके अगर कोई एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम लोग सेट कहेंगे। सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्या होता है, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब वो कलेक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग जाने तो देखें, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो बात ये है हम लोग इस चीज़ को जानें, ये वेल डिफाइंड क्या होता है, ये वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है ये क्या होता है। देखिए वेल डिफाइंड से जो मतलब है, इसका जो मीन है ये है कि चीज़ें मिसगाइडेंट ना हो, वो ऑब्जेक्ट हो जो मिसगाइडेंट ना हो, जो मिसगाइडेंट ना हो। मिसगाइडेंट का मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर डिफाइन हो, वो ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रॉपर डिफाइन हो। लाइक अगर हम कहें अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये चीज़ें देखें पूरी तरह से डिफाइन है। हम उन स्टूडेंटों का कलेक्शन बना सकते हैं कि जो 90% से एबव जो मार्क्स पाए हुए हैं उनका कलेक्शन बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मिसगाइडेंट नहीं है, ये वेल डिफाइन है चीज़ें। लेकिन अगर यही बात हम कहें इस तरह से, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, लेट्स से अगर कहें कि उन स्टूडेंटों का कलेक्शन लेना है जो सारे इंटेलिजेंट हैं, तो ये चीज़ें हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये नहीं कह पाएंगे कि वो इंटेलिजेंट जो है ये मिसगाइडेंट एक तरह से है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर हम कह सकते हैं बात करें तो हम ये नहीं पता कर सकते कि वो किस फील्ड में इंटेलिजेंट है, स्टडी में इंटेलिजेंट है या स्पीकर में इंटेलिजेंट है या कोई आर्ट करता है या कोई चीज़ें, यानी हो सकता है वो किसी अलग फील्ड में इंटेलिजेंट हो, तो वो हम चीज़ें उसको डिफाइन नहीं कर सकते। यानी वेल डिफाइन का मतलब ये कि किसी ऑब्जेक्ट को हम उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करें कि उसको हम चूज कर सकें। अगर हम उसको वेल डिफाइन ही नहीं होगा तो हम उसको चूज ही नहीं कर पाएंगे कि वो चीज़ें किस तरह से कलेक्ट होंगी। तो होप सो वेल डिफाइन का मतलब आप लोग समझे होंगे कि चीज़ें मिसगाइडेंट ना हो, चीज़ें वेल डिफाइन हो। लाइक
एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ ब्यूटी, कलेक्शन ऑफ ब्यूटी, तो अब हम ब्यूटी का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन ज़्यादा कम है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं कर सकते। अगर ये भी कहें कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास हु आर टाल, जो सारे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों का कलेक्शन हमको करना है, जो किसी क्लास में सारे लंबे जो स्टूडेंट हैं उसका अगर कलेक्शन करें, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कौन लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो उसका कलेक्शन नहीं, तो वो चीज़ें मिसगाइडेंट हैं। तो वेल डिफाइन के मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप में वेल डिफाइन होनी चाहिए कि उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम चीज़ों को कलेक्ट कर पाएँ, तो वो क्या होती हैं, वेल डिफाइन होती हैं। सो वेल डिफाइन का मतलब आप लोग समझे होंगे। तो सेट ऑफ अ वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेट क्या होता है, हम उन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टों का कलेक्शन लेते हैं जो क्या होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल वो क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखें अगर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग इकट्ठा करें तो ये किस तरह से हो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो जब हम कलेक्शन करेंगे तो वो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, अब उनको लिखने के लिए अब हम रैंडमली इस तरह से तो लिख के इस तरह से सर्किल तो नहीं कर सकते हैं कि चलिए इस तरह से ग्रुप बना दें। तो इन एलिमेंट को, ये जो हम कलेक्शन ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन किए, देखें ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, जैसे कलेक्शन ऑफ वर्ड इन ए मैथमेटिक्स, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार नंबर हो। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको अब इसको किसी चीज़ में रखने के लिए, पुट करने के लिए, कि हम किसी चीज़ को अब जैसे हम कलेक्ट कर लिए तो इसको रखेंगे कैसे, तो वो रखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इसको हम रखते हैं। और तो जो सेट का होता है, सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट किए हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। अभी आगे देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बेसिक सी चीज़ें देख लें। तो इन जो कलेक्शन हम इकट्ठा किए हैं, इन कलेक्शन को रखने के लिए जो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। और जो बातें हैं कि जो कलेक्शन हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किए हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं उनको अलग अलग बताने के लिए, अब जरूरी तो नहीं कि सेट में एक ही एलिमेंट आए, जो ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करें, किसी पार्टिकुलर वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट जो है उसको कलेक्ट करें, वो एक ही हो, 2 ही हैं, 4 हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कामा का यूज करते हैं, अलग अलग कामा का यूज करते हैं। अभी देखेंगे आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। और जनरली जो सेट होता है, सेट को, उन कलेक्शन को जो हम लोग कलेक्शन बनाए हैं, उन कलेक्शन का कोई नाम तो देंगे। एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रुप में बहुत सारे मेंबर ऐड कर देते हैं और उस मेंबर को एक किसी पार्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। तो उस पार्टिकुलर ग्रुप में रखने के लिए कोई एक सिस्टम चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो हम लोग भी एक सिस्टम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को चलाने के लिए, उस ग्रुप को मॉडरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ग्रुप का कुछ नाम दे देते हैं। तो वही इसी तरह हम लोग इसको जब कलेक्शन कर लेंगे और इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो उसका नाम देंगे, जो भी नाम दे सकते हैं, ABC, जो भी सेट का नाम दे सकते हैं उसको हम लोग देंगे। अब सो इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोग। तो जनरली जो सेट होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो सेट होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कलेक्शन ऑफ जो सेट होता है, यानी जो ऑब्जेक्टों का कलेक्शन करके हम सेट बना लेते हैं, उसका जो नाम रखते हैं, नाम बताते हैं, वो जनरली क्या होता है, कैपिटल लेटर में हम लोग उसको, कैपिटल लेटर में हम लोग इसको लिखते हैं, कैपिटल लेटर में हम लोग उसको लिखते हैं। तो जो सेट होता है, सेट की जो, जब हम कलेक्शन कर लेते हैं तो कलेक्शन को, उस सेट को नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। लाइक A हो गया, B हो गया,
सी हो गया, इस तरह से कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ये हम लोगों का जो नोटेशन हो गया, सेट का जो नोटेशन हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सेट का नोटेशन। अब किसी उस सेट का हम अगर कोई ग्रुप रख दिए, मान सपोज करें कि हम एक ग्रुप बना दिए, तो उस ग्रुप का नाम भी रख दिए, तो हम अगर उस ग्रुप के मेंबर हैं तो हमको कैसे पता चलेगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग उस ग्रुप के मेंबर हैं? तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो उसी तरह अगर किसी ग्रुप का, अगर ये वन जो है इस ग्रुप का एक एलिमेंट है, एक ग्रुप का एक मेंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह से चीज़ें यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है, वन जो है, इस ए सेट का एक मेंबर्स है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अगर जनरली नंबर वर्ड में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, वन इज मेंबर ऑफ, एक सेट हम डिफाइन कर दिए हैं ए, वन इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। तो इसी चीज को लिखने के लिए हम लोग मैथमेटिकली में एक सिंबल को डिराइव किए जिसको कहते हैं बिलोंग टू, इस तरह बिलोंग टू, और इसको कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ। इस सिंबल को हम कहते हैं या तो बिलोंग टू कह सकते हैं या तो एलिमेंट टू। तो अगर इस नोटेशन का यूज करके हम लोग इसको यूज करें तो हम लोग क्या कहेंगे, ए बिलोंग टू ए, मतलब ये वन जो है, ये वन जो है ये क्या है, ए में बिलोंग करता है, मीन्स ए का मेंबर है। अदरवाइज इसको हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, लिख देते हैं चीजें, वन बिलोंग टू ए, और इस तरह भी कह सकते हैं, वन एलिमेंट मेंट ऑफ सेट ए। इस तरह से हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ेंगे इस तरह से, वेट अ मिनट, पढ़ेंगे इस तरह से हम लोग ए बिलोंग टू ए, और इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ए एलिमेंट ऑफ ए। और जो नोटेशन है वो किस तरह से होगा, वेट पेन चेंज करके समझाते हैं हम लोग। जो नोटेशन है वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो जो सेट के एलिमेंट होते हैं, होप सो आप लोग समझ गए होंगे, तो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, किसी वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करेंगे, और इन ऑब्जेक्टों को हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और इन एलिमेंटों को पार्टिकुलर किसी सेट का, जो हम सेट बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, उसका कुछ नाम देंगे, और उस नाम को हम लोग उस सेट का पार्टिकुलर मेंबर बताने के लिए हम लोग इस तरह से साइन का यूज करेंगे। सो चलिए कुछ बातें और देख लेते हैं। पहली बात है ये कि सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। फर्स्ट सेट, सेट represent by capital alphabet, कैपिटल अल्फाबेट, लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से कैपिटल अल्फाबेट का यूज करके हम लोग सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ये जो एलिमेंट होते हैं, अगर इसको हम लोग नोटेशन में लिखना चाहें, अगर इसको इन एलिमेंटों को हम लोग नोटेशन में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट या स्मॉल लेटर, जो भी आप कह लें, स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो चीज़ें आप कह लें। तो जनरली हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं। सो अगर मान लें कि हम लोग एक सेट बनाएं, कोई भी सेट बना लें, आप लोग बताएं कौन सा, सेट ऑफ
सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर बना लें, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसमें 2 नहीं होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 स्टार्ट होगा, 5 होगा, 7 होगा, देन 11 होगा। इस तरह चीज़ें होंगी, इस तरह चीज़ें होंगी, बहुत सारे इनफाइनाइट आएंगे। और इस सेट को हम लोग पी से नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, पी नाम दे दिए। तो हम लोग क्या किए कि एक सेट बनाए, सेट वेल डिफाइन, हम जो वेल डिफाइन कलेक्शन वो क्या था हम लोगों का, वो था ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर था। उसके हेल्प से हम लोग क्या कर लिए कि एक सेट बना लिए और उस सेट का नाम क्या कर दिए, पी नाम दे दिए। तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, कैपिटल लेटर यूज किया। अगर पार्टिकुलर क्या किसी एलिमेंट को डिनोट करना है, अगर 3 सेट का मेंबर है तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, 3 एलिमेंट ऑफ पी। और ये कह सकते हैं 5 इज एलिमेंट ऑफ पी, 7 इज एलिमेंट ऑफ पी। अगर कोई पार्टिकुलर एलिमेंट इस सेट से नहीं बिलोंग करता है, मीन्स अगर कोई बंदा ऐसा है जो हम लोगों के ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो हम लोगों के ग्रुप का मेंबर्स नहीं है। इसी तरह अगर कोई नंबर, अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हम कलेक्ट किए हुए हैं किसी सेट में, अगर वो उस सेट में नहीं बिलोंग करता है, लाइक अगर हम 2 की बात करें तो 2 ऑल्दो तो प्राइम होता है लेकिन ऑड प्राइम नहीं होता है, तो 2 इस सेट में नहीं आएगा। तो 2 इस सेट में नहीं है तो हम इसको इस तरह के लिखेंगे, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। पढ़ेंगे कैसे, 2 नॉट एलिमेंट ऑफ पी, 2 नॉट एलिमेंट ऑफ पी। और इस तरह भी कह सकते हैं 2 नॉट बिलोंग टू पी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर वो इसका मेंबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ पी कहेंगे, नॉट एलिमेंट ऑफ पी कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। एक बार और लिख देते हैं, चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। बिलोंग टू अ एलिमेंट ऑफ, और इसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग टू, या नॉट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट। हम बताएं इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं। तो ये हो गया सेट का नोटेशन। अगर पार्टिकुलर कोई एक सेट है लेट से, तो हम लोग जैसे कहे हैं कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लें एक कोई अगर सेट है पी और उसमें क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट हम कोई वेल डिफाइन एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, रैंडमली कोई एलिमेंट ले रहे हैं। वो क्या है, वेरिएबल हैं, जैसे एक्स हो गए हैं, वाई हो गए हैं और जेड हो गए। देखें जेड हम लोग जो बात करेंगे इस तरह से बनाएंगे, ये 2 से डिफरेंट दिखने के लिए है। आल्दो 2 और जेड दोनों सेम दिखने लगेगा तो हम लोग इस तरह के स्टैंडर्ड जेड बनाते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड जेड। इस तरह से बनाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग इससे। जेड हो गया, इस तरह से एक सेट बनाएं। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि यहाँ कोई हम लोगों के पास, हम क्या है रैंडमली एक सेट बना दिए हैं कि ये किसी बेसिस पर होंगे, जनरल एक सेट बना दिए। तो एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हैं। इसमें अगर हमको बताना है तो हम क्या कहेंगे, एक्स इज एलिमेंट ऑफ पी, वाई इज एलिमेंट ऑफ पी, जेड इज एलिमेंट ऑफ पी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यू इज एलिमेंट ऑफ पी है तो नहीं है, क्योंकि यू तो इस सेट में है ही नहीं, यू तो इस सेट का मेंबर है ही नहीं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, बताएं इतनी सी बातें समझ में आई कि नहीं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट एंड सेट की जो डिफिनेशन है। देन हम लोग मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कितने तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज तो हम लोगों ने देख लिया कि जो सेट होता है, जब हम
कर लेते हैं सेट को, तो उसको हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और सेट के अलग अलग ऑब्जेक्टों को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कामा लगाते हैं, कामा से उस चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट है उनका कलेक्शन करें, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टों का, और उनका हम कलेक्शन करके एक नाम दे दें जिसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। चलिए देखते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है, देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है, एक रोस्टर मेथड, एक है सेट बिल्डर और रोल मेथड, जो भी कह लें हम लोग, ये है। हम देखेंगे, पहले देखेंगे रोस्टर मेथड, फिर देखेंगे कि रोस्टर मेथड होते हुए भी हम लोग सेट बिल्डर को क्यों जनरेट किए, सेट बिल्डर क्यों बनाए, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में क्या करते हैं, अ सेट इज डिस्क्राइब बाई ऑल एलिमेंट आर इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। जैसे हम लोग क्या किए हैं कि टेबुलर फॉर्म में कि जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिख के, और जो भी एलिमेंट होंगे करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके हम उन एलिमेंटों को लिखेंगे, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कामा। और उन एलिमेंटों को हम लोग क्या करेंगे, कामा से सेपरेट कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लेट्स से कलेक्शन ऑफ वीक, कलेक्शन ऑफ वीक, कलेक्शन ऑफ वीक नहीं, कलेक्शन ऑफ डे इन अ वीक, कलेक्शन ऑफ डे इन ए वीक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि संडे होगा, मंडे होगा, इस तरह से, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, एंड देन होगा सैटरडे। तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन ए वीक, कलेक्शन ऑफ ए डे इन ए वीक। एक वीक में इतने सप्ताह, एक सप्ताह में इतने दिन होते हैं, तो ये हमारे पास कलेक्शन हो गया। और इनको हम लोग, इन कलेक्शन को जब इकट्ठा कर लेंगे किसी वेल डिफाइंड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, जब हम कलेक्शन बना लेंगे तो इन कलेक्शन को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर ब्रेक कर देंगे, और इनको अलग अलग करने के लिए हम लोग ये कामा से सेपरेट करेंगे। अभी पीछे ही बात की है कि इन सबों को किस तरह से देखते हैं। तो होप सो इतनी सी बातें आपको समझ में आई होंगे। सो चलिए देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, चीज़ें थोड़ी सी कहाँ मिसमैच हो रही हैं। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर फाउंड इन ए डाइस। अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6। तो देखें ये वेल डिफाइंड थी, जो हम लोग बात किए हैं, जिन ऑब्जेक्ट की बात की है डाइस में, तो ये हम लोग जानते हैं कि डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड थे। तो हम क्या किए, उनमें जितने भी एलिमेंट आ सकते थे उनको हम बना लिए। अब इनको कलेक्शन करने के लिए, इनको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, और इसको अलग अलग करने के लिए कामा से सेपरेट कर देंगे। और जब ये चीज़ें कर लेंगे तो हम जब ये कलेक्शन कर लेंगे, कलेक्ट हो जाएंगी चीज़ें, ग्रुप बन जाएंगी, एक बंच बन जाएगा, तो इसको हम कुछ नाम देंगे। लेट से कुछ भी नाम दे दें, डाइस है तो डी से नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कलेक्शन ऑफ डाइस इन कलेक्शन ऑफ नंबर फाउंड इन ए डाइस। सो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसमें चीज़ें ये ध्यान रखनी है, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इन रोस्टर फॉर्म इन ए सेट इन इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो उनका ऑर्डर मैच, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर मतलब इनकी, देखें ऑर्डर ऑफ सेट नहीं, ऑर्डर ऑफ सेट से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट आगे पढ़ने वाले। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इनकी जो अरेंजमेंट है, इन एलिमेंटों की जो अरेंजमेंट है सेट में, वो मैटर नहीं करता, उसका कोई मतलब नहीं करता। आप इसको रीजेंबल कर दें, जैम्बल कर दें तो सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग सेट बना लेगा। लाइक अगर आप इसको इस तरह से 6 4 2 5 3
1 लिख देते हैं इस डी को, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीन्स इनका जो एलिमेंट का ऑर्डर है, इनको मतलब जंबल कर देने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें, एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दें, तो उससे सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो दूसरी बात जो ये है, अगर जो डॉट इन, अगर सेट में जो डॉट इंड में रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है और इनडिफिनिट नेचर में है। लाइक अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो ये चीज़ें बताती हैं, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये डॉट इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इनडिफिनिट नेचर। मतलब इसका नेचर हमको पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात? होप सो आप लोग इतनी बातें समझ रहे होंगे। सो ये हो गया रोस्टर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, जो जनरल फॉर्म है। सो चलिए मूव करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा बात कर लें सेट बिल्डर फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही चीज़ों को क्यों नहीं लिख पाएँ। तो रीज़न ये है, देखें कि अगर हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, चीज़ों को लिस्टेड फॉर्म में, मतलब कामा से सेपरेट करके चीज़ें हम लिखते हैं। अगर हम लोग कोई एक बड़ी सी सेट दे दिया जाए, बड़ा सा सेट दिया जाए, तो उसमें कहा जाए तो चीज़ें हम लोगों को लिखना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। जैसे अगर हम लोग कह दें कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक हुए हैं टिल द डेट, अभी तक उनका एक कलेक्शन बनाया जाए, तो उस तरह से हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, तब भी ये पूरा होने वाला नहीं है। तो हम लोग देखें कि अगर रोस्टर फॉर्म में चीज़ों को लिस्टेड करें, तो अगर कोई चीज़ें बड़ी हैं, अगर कलेक्शन बड़ा हो जा रहा है, तो इसको लिखना मुश्किल हो जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उन सेट में, उन जो हमारा एलिमेंट है, जिस बेसिस पर हम एलिमेंट को लिख रहे हैं सेट में, उनमें क्यों ना कोई एक सीक्वेंस देखा जाए, क्यों ना एक प्रॉपर्टी देखा जाए, और हम उस सेट के एलिमेंट के जगह पर हम उस प्रॉपर्टी को लिख दें, और उस प्रॉपर्टी को लिख दें जिससे हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ के चीज़ें पता कर लें कि इसमें पार्टिकुलर इतने ही एलिमेंट आएंगे। जैसे अगर हम बात करें एक सेट ये लिख दें और इसमें लिख दें वही एलिमेंट आएंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल पीएम इन इंडिया टिल नाउ, कलेक्शन ऑफ ऑल पीएम इन इंडिया टिल नाउ, अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक कलेक्शन बनाएं। तो वो इस तरह से, तो हम लोग क्या देखें कि एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो हम लोग बता दें, उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, तो हम चीज़ें अब जब आगे सेट बनाना होगा तो हम जान जाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग कि एक पार्टिकुलर नंबर के ही एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। बताएं इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं? चीज़ें थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन हो रहा है, तो लेट से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो सो उससे आप लोग पैनिक ना हो, चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग क्या देखें कि हम किसी सेट बिल्डर फॉर्म में कि उसको हम लोग किसी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी में चेंज कर दिए, तो इससे क्या हो गई, चीज़ें छोटी हो गई। तो यहाँ तो हम लोग क्या किए कि वहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में, उसमें रोस्टर फॉर्म में चीज़ों को लिस्टेड कर रहे थे, तो यहाँ हम क्या कर दिए, एक प्रॉपर्टी बना दी। सो यहाँ से हमको एक ज़रूरत पड़ी एक दूसरे सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर। जैसे नाम से ही कन्फर्म हो रहा है, हम सेट को बिल्ड करेंगे, उसके प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक पर कोई उसमें सिक्वेंस, एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे और उसको हम उस बेसिस पर लिखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि अगर किसी सेट को हम किसी पार्टिकुलर पैटर्न में नहीं बना सकते, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में कभी लिखा नहीं जा सकता, और इसको रूल मेथड भी कहते हैं, रूल से लिखते हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है, बात करते हैं। सो इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट पोसेस एक सिंगल कामा प्रॉपर्टी। इस मतलब इस सेट में, मतलब इस टाइप के मेथड में हम क्या करते हैं, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को पोसेस करते हैं, एक सिंगल कॉमन
प्रॉपर्टी क्या करते हैं, पोज करते हैं, बनाते हैं। लेट से इसमें जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं उसमें हम कह दिए कि एक प्रॉपर्टी px बनाएंगे विच इज नॉट फीचर बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड सेट। वो इस तरह से फीचर किया जाएगा कि जो हम प्रॉपर्टी बनाएं कि जो हम सेट बनाना चाहते हैं, जो एलिमेंट बनाना चाहते हैं, जो एलिमेंट को रखना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा परे ना हो, उससे परे ना हो, ऐसा एलिमेंट ना बना दें, ऐसे लोग ना आ जाएं जो इससे परे हों। जैसे हम अभी बात किया कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया टिल नाउ, तो इस तरह से जब हम सेट बनाएंगे तो इसमें केवल प्राइम मिनिस्टर ही आएंगे। अगर इस तरह से यानी हम लोग ऐसा सेट बनाना चाहते हैं जिसमें केवल प्राइम मिनिस्टर आए, तो उस तरह से हम उस प्रॉपर्टी को पोज करेंगे, क्रिएट करेंगे कि उससे ज़्यादा लोग ना आए। ऐसा ना हो जाए कि हम उससे भी ज़्यादा हो जाएं, ऐसा ना। अगर हम यही चीज़ें हम चाहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया टिल नाउ, तो इस तरह से प्रॉपर्टी बनाएं और प्रॉपर्टी इस तरह से बना दें कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड। तो इस तरह से सेट क्या हो जाएगी, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में जितने प्राइम मिनिस्टर हैं उतने लोग आए, लेकिन हम जो प्रॉपर्टी बनाए उसमें जो प्रॉपर्टी जो बन रहा है उसमें तो और सारे भी लोग आ रहे हैं। तो इस टाइप से प्रॉपर्टी नहीं बननी चाहिए। ये नॉट का मतलब यही चीज नॉट फीचर बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड से, तो मतलब वो जो प्रॉपर्टी बनाए उससे बाहर ना जाए, जो हम चीज़ें जो सेट जो एलिमेंट जनरेट करना चाहते हैं उससे ज़्यादा ना आए। तो उस केस में जो सेट होगा वो किस तरह से डिस्क्राइब होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, इन चीज़ों को और अच्छे से हम लोग समझाते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। जैसे हम एक सेट बना लिए ए और एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी बना लिए px। अच्छा, ये प्रॉपर्टी px बना लिए तो इसको हम बनाने के लिए कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो कौन सा एलिमेंट होगा जो इसको जनरेट करेगा। ये देखें एक प्रॉपर्टी है, ये कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, आप सिंपल कोई प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। px को लिख के कोई प्रॉपर्टी px हटा के प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सेट जनरेट करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं x। अच्छा, इसको मिटा के थोड़ा और बड़ा लिखते हैं जिससे चीज़ें आप लोगों को और क्लियर हो जाए। देखें, एक सेट बनाए, एक ए कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरेटर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इस सेट का जनरेटर। यही जो है इस सेट को पूरी तरह से जनरेट कर देगा। अच्छा, सेट को जनरेटर बनाते हैं तो सेट ये जनरेटर क्या करता है कि हम यही बताता है कि जो भी इस सेट में एलिमेंट आएंगे इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, जो सेट में एलिमेंट आएंगे इसी के अकॉर्डिंग पर आएंगे, यही इस सेट को जनरेट करेगा। अब ये इस सेट को जनरेट करेगा तो इस सेट को जनरेट करने के लिए इस पे बेस कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब x को देखकर थोड़ी हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। अब x से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए जो ये प्रॉपर्टी ये बताए कि इससे इस एलिमेंट को जनरेट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी जो बनाए हैं px उसको लिखेंगे, px लिखेंगे। देन अगर उसके बाद भी इसमें भी कोई प्रॉपर्टी है तो कामा दे के सेपरेट करके आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे इसके और भी एग्जांपल, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। मीन्स ये अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि x हमारे पास एक जनरेटर हो गया। ये जनरेटर किससे जनरेट होगा, इस प्रॉपर्टी से जनरेट होगा, जो इस चीज़ें इससे जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, चीज़ें देखते हैं। इसको मिटा दें हम लोग। हाँ, देखें, जैसे अगर हम कहें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, अगर हम कहें हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या मिल गया कि उन्हीं नेचुरल नंबर को लेना है जो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। तो नेचुरल नंबर क्या, हम इस तरह से, यानी नेचुरल नंबर n है और वो क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेस देन क्या होना चाहिए, 5। तो एक प्रॉपर्टी तो हमको मिल गई, चीज़ें एक मिल गई जो प्रॉपर्टी हो गया। आल्दो ये छोटा एलिमेंट है, रोस्टर फॉर्म में तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो सेट बनाएंगे वो कोई सेट होगा, कलेक्शन होगा, हम उसको नाम दे दिए ए। उसके बाद हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। फिर सबसे पहले तो हम जनरेटर लिखेंगे, एक x लिखेंगे। x क्या है, एक सेट का जनरेटर, जो यही x तो है जो इस सेट को पूरी अच्छी तरह से जनरेट करेगा। अब ये x के बारे में कुछ हमको कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, जिससे सेट को जनरेट करे। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। इन्फॉर्मेशन क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। तो वो प्रॉपर्टी किस तरह से होगी, ये सच डेट यही बताता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सच डेट। पेन बदल के इसको बताते हैं आपको।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, सच डेट कहते हैं। सच डेट मीन्स इस प्रकार, यानी ये सेट जो है यक्स, इस सेट में जो ये जनरेटर है यक्स, ये इस सेट को किस प्रकार से जनरेट करेगा उसके बारे में ही बताता है ये। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझें, यक्स सच डेट मतलब ये सेट यक्स किस तरह से जनरेट करेगा। अब उससे रिलेटेड हमको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो हम प्रॉपर्टी पूछ किए हैं, जो एलिमेंट बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखेंगे। तो क्या है चीज़ें हैं कि यक्स लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5, ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से कम हो। इसका मतलब यक्स क्या होगा, लेस देन 5 होगा, यक्स लेस देन 5 होगा। अच्छा, अगर यहीं तक चीज़ें लिखें तो क्या कंप्लीट हो जाएंगी, नहीं कंप्लीट, यहीं तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। अब देखें यक्स लेस देन 5, अब 5 से लेस तो बहुत सारे नंबर है ना, अभी देखें -2 -3 तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ तक अधूरी है। हमको जो कंडीशन दिया गया है यक्स लेस देन 5, साथ में ये भी दिया गया है कि वो नेचुरल नंबर हो, क्या हो, नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक तो प्रॉपर्टी हम लिख दिए कि यक्स इज लेस देन 5, यहाँ तो एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और देखें कि उसमें जो दिया है कि वो क्या हो, यक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, कि वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर इस तरह लिखते हैं तो और बहुत ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे। अभी देखेंगे इंटीजर में निगेटिव इंटीजर है तो इस तरह से तो बहुत नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो नेचुरल नंबर की बात किया है तो हम कहें हैं कि अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी होगा तो कामा दे के लिखेंगे। तो यक्स क्या होगा, यक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, यक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। हाल दो, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अच्छा, इसको इस तरह से और लिख सकते हैं, इस तरह से, एक तरह से ए इज इक्वल टू एक सेट यक्स जो जनरेटर है, और जनरेटर किस तरह, सच डेट इस तरह से जनरेट करेगा। यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है, यक्स लेस देन 5, यक्स लेस देन 5, तो हम यहाँ देखें लेस देन आर इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 4। 5 से लेस नेचुरल नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 के इक्वल भी लिख सकते हैं और लेस भी लिख सकते हैं, और यहाँ यक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब आप लोग होप सो जानते होंगे, इसको कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू, मतलब इक्वल भी होगा लेस भी होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 2 इज यक्स, और इस तरह मान यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 मीन्स यक्स जो होगा 2 भी होगा और 2 से बड़ा होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी यक्स जो होगा इक्वल भी होगा और इससे ज़्यादा भी होगा। तो यक्स इज लेस देन मतलब यक्स 4 भी होगा और इक्वल भी होगा, यानी यक्स जिससे लेस होगा क्या क्या आएंगे। अगर इसको हम सेट बिल्डर उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो 4 आएगा, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है, इक्वल भी है तो 4 भी आएगा। फिर इससे 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा नहीं, क्योंकि कंडीशन है कि यक्स जो है नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं, नेचुरल नंबर यहीं तक होता है। तो ये चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी। बताएं आप लोग, इतनी सी बातें समझ में आई कि नहीं। ये सिंपल सी बातें होप सो आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं आगे कि क्या कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म की। तो इन चीज़ों को रब करते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके चीज़ें नोट कर लें। सेट बिल्डर की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी तो नहीं देखनी है, बस चीज़ें देखनी है। देखें, पहली प्रॉपर्टी जो होती है, ये जो कॉलन होती है ये मैंडेटरी होती है, जिसको हम अभी बताए हैं सच डेट। यही तो बताता है कि सेट को जनरेट किस तरह से करना है, सेट को जनरेट किस तरह से करना है। यक्स लिखने के बाद ये चीज़ें यक्स सच डेट की किस तरह से ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये मैंडेटरी सिंबल है इसके लिए। देखें, आफ्टर कॉलन साइन बी राइट एक कामा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। हम क्या करते हैं, चीज़ें कॉलन के बाद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। पॉजेज बाई ऑल द एलिमेंट बिलोंग इन सेट एंड इंक्लूड, और उसको इस तरह से लिखते हैं, उस प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखते हैं कि वो जितने भी हम सेट बनाना एलिमेंट बनाना चाहते हैं उससे बाहर ना जाएं, और उसको हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं।
आल्दो अगर उस प्रॉपर्टी के अलावा और भी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम इस सेट में लिखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी दिया है। अच्छा, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या करते हैं। रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म में ही हमको रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होती हैं, हम चीज़ों को लिस्टेड फॉर्म में लिखते हैं, कामा दे के सेपरेट करके। तो एक सेट ए दिया है। अच्छा, सेट क्या दिया है, यक्स। अभी हम बात किए हैं ये क्या है, यही तो जनरेटर है, इसी के बेसिस पर तो जनरेट होगी। यक्स यही जनरेट करेगा चीज़ों को। यक्स किस तरह से जनरेट करेगा, इसके लिए अब हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सच डैट ये बताया कि ये इस तरह से होगा, यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यक्स हमारा होगा नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 होगा। अच्छा, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं, यही होते हैं, और तो होते नहीं। तो 6 लेस देन 6 होने चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। सॉरी, लेस देन 6 है तो 6 नहीं आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 6 रहता तो 6 आएगा। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारा एक सेट बनेगा। होप सो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। देन सेट बी क्या होगा, सेट बी के बारे में हम देखते हैं। फिर से ये हमारा जनरेटर हो गया, इसी के बेस पे तो हम जनरेट करेंगे। ये यक्स है जो सेट को जनरेट करेगा। किस तरह से जनरेट करेगा, ये सच डेट ये बता रहा है कि यक्स इज एन इंटीजर। यक्स क्या है, इंटीजर। एंड उसकी जो कंडीशन दी गई है, प्रॉपर्टी दी गई है, उसके अलावा वो क्या है, देखें कि वो -3 से ज़्यादा होगी, -3 से ज़्यादा होगी और बराबर भी होगी, यानी इसका मतलब -3 भी इंक्लूड होगा उसमें। एंड लेस देन 7 होगा, और 7 से छोटा होगा। यहाँ इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब 7 इंक्लूड नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो जब इंटरवल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, यक्स इज ए इंटीजर। इसका मतलब यक्स क्या है, इंटीजर। अच्छा, इंटीजर बात कहा है तो ये हम लोग जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तीनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसलिए सारे इंटीजर को चेक करेंगे। अच्छा, तो -3 से ज़्यादा और -3, सबसे पहले तो -3 और -3 से ज़्यादा, -3 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, -2 होता है। अच्छा, -2 से बड़ा क्या होता है, -1 होता है। -1 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होगा। 7 होगा नहीं, 7 में इक्वल टू नहीं दिया है, केवल लेस दिया है, तो 7 से लेस क्या होगा, 6। और यहाँ इक्वल टू भी दिया है कि -3 के इक्वल भी होगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये अब हम लोगों का रोस्टर फॉर्म में है, और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास सेट ए दिया गया है, सेट हम नाम वही रहने देते हैं, सेट को नहीं बदलेंगे रोस्टर से। सो सबसे पहले तो हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमारे पास एक जनरेटर होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड, आप जो भी वेरिएबल लिखना चाहिए वो मैटर नहीं करता, एक्स होगा। यानी सेट जो ए होगा उसका जनरेटर एक्स होगा, एक्स से चीज़ें जनरेट होंगी। अब एक्स से चीज़ें जनरेट होंगी तो एक्स से जनरेट करने के लिए हमको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देनी पड़ेगी। और कैरेक्टरिस्टिक हमको कैसे पता चलेगा, उस सेट का पैटर्न, सेट के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि वो चीज़ें क्या हैं। तो देखते हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 17 आ रहा है, 19। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये ऑड प्राइम नंबर है, क्या है, सॉरी ये प्राइम नंबर, ऑड नहीं, इसमें 2 भी आ रहा है। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर है तो ये क्या है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इन्फिनिटिव है, यहाँ तक है इन्फिनिटी, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आल्दो अगर 90 तक रहता तो हमको और कंडीशन लिखनी पड़ती। तो हमको पहला जो प्रॉपर्टी मिल गया वो क्या मिला, यक्स सच दैट इस कर, अब यक्स के रिलेटेड प्रॉपर्टी हमको देनी पड़ेगी। तो यक्स
किस तरह यक्स इज, अच्छा चीजें थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं, यक्स इज अ, यक्स इज प्राइम नंबर, यक्स इज प्राइम नंबर। अच्छा एक्स इज प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर जितने हैं इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब सारे प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो कंडीशन हमको और नहीं लिखना पड़ता। आल्दो अगर 90 तक ही रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, एक चीज़ और लिखते हैं कि यस जो होगा, एक्स जो होगा लेस देन और इक्वल टू 90 होगा, और हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं यक्स जो होगा लेस देन 90 के बाद वाला जो होता है 23 हमारा ऑड नंबर होता है, 23 से छोटा, 23 से छोटा मतलब 23 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसके बाद जो आएगा, इसके पहले जो आएगा उस सेट को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन देखें यहाँ ये कंडीशन 90 तक ही नहीं है, ये इन्फिनिटी तक है, तो इसका मतलब ये इन चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है, ये हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। सो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बताएं आप लोग। अच्छा बी को जनरेट करते हैं, अच्छा बी तो छोटा है, हम लोग इस सी को जनरेट कर देते हैं, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को करिएगा। तो हम सी क्या है, सबसे पहले एक करली ब्रैकेट, एक सेट को जनरेट करने के लिए एक एलिमेंट, और इस एलिमेंट को जनरेट का इस एलिमेंट को रिलेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी। तो चलिए पैटर्न पर देखते हैं। तो पैटर्न क्या है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, 12, 24, 84। तो हम इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखें आप लोग, अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके बारे में आप लोग बताएं, थोड़ा सा सोचें, वीडियो पॉज करके सोचें और देखें कि क्या कुछ पैटर्न हो सकता है, इसके पैटर्न के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ तो देखें आप लोग क्या कुछ पैटर्न है। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है। अगर ध्यान से चीज़ें देखें तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी ये नंबर हैं वो सब क्या हैं, 48 के मल्टीपल हैं। क्या है, 48 के मल्टीपल हैं। 1 डिवाइड बाई 48, 2 डिवाइड बाई 48। दिस मीन्स ये जो जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, फैक्टर ऑफ 48। क्या है, फैक्टर ऑफ 48, या ये कह सकते हैं डिवीजर या मल्टीपल कह सकते हैं। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 48 है। क्या है, मल्टीपल ऑफ 48। तो हम क्या चीज़ें पता कर देख रहे हैं इसमें, प्रॉपर्टी ये मिली कि यक्स नहीं कि प्रॉपर्टी ये जो है, जो एलिमेंट है वो क्या है, डिवीजर ऑफ 48 है, डिवीजर ऑफ 48 है। तो प्रॉपर्टी हमको क्या मिल गई, एक्स इज डिवीजर ऑफ 48। तो हमको ये प्रॉपर्टी, अगर आप लोग कोई और पैटर्न फॉलो कर पाते हैं, इसमें पैटर्न पता कर पाते हैं, तो चीज़ें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्स इज हमारा जनरेटर होगा किस तरह से, एक्स इज ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ फैक्टर लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 48। चीज़ें इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सो आगे की ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बिल्ड करें, एंड देन आप लोगों का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोग करें और इसका सलूशन आप लोग चाहें तो ग्रुप में, जो डाउट ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं। अगर आप लोग का कोई डाउट है तो उस ग्रुप में ज़रूर पूछें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लें। और चीज़ें आपको जो डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन चाहते हैं आप लोग तो क्वेश्चन भेजें, पूछें, चीज़ें उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। तो होप सो इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चीज़ें हम जितना एक्सप्लेन कर पाए हैं उतना तो किए ही हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं,
और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे क्लासेस रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।